हिमाचल में मस्जिद विवाद के साथ ही सवाल उठे कि जो लोग बाहर से रहने के लिए आए हैं, क्या उनके पास उनकी आइडेंटिटी है? क्योंकि अवैध घुसपैठ को लेकर सवाल बड़े होते जा रहे हैं और शिमला एक ऐसा पॉइंट बनता जा रहा है जहां से घुसपैठिए आसानी से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं और बसते हैं। टाइम्स नव भारत की टीम आपको एक ऐसी ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने जा रही है जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि अवैध घुसपैठ का खेल आखिर हो कैसे रहा है। ये तो नकली आधार कार्ड है। किसी प्लानिंग के तहत या फिर बड़ी ही सोची समझी रणनीति के तहत हिंदुस्तान की आबादी में मिलावट हो रही है। ये मिलावट किसकी है? कहां से आ रही है ये भीड़? अचानक ही कहां से भारतवासी बनते जा रहे हैं ये लोग? क्यों बार बार देश के अलग अलग हिस्सों से डेमोग्राफी के बदलाव की खबरें आ रही हैं? ये सवाल बड़ा होता जा रहा है। आज हम आपको बताएंगे कि पूर्वोत्तर से कैसे आ रहे हैं घुसपैठिए, पहाड़ों से मैदानों तक ये कैसे जमा रहे हैं अपनी पैठ, कौन कर रहा है इन लोगों की मदद, कहां है घुसपैठियों का रिमोट कंट्रोल। बीते 10 से 12 सालों के दौरान ये बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। मुसलमानों की आबादी में तेजी से इजाफा हो रहा है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की संजौली मस्जिद के विवाद में दो समुदायों के बीच हुए टकराव ने इस सवाल को न सिर्फ गहरा दिया बल्कि एक बड़ा सच भी सामने ला दिया। हिंदू संगठनों द्वारा संजौली में कथित अवैध मस्जिद को गिराने की मांग को लेकर उग्र प्रदर्शन हुआ और ये कहा गया कि इस इलाके में अचानक बाहर से आने वाले मुसलमानों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। इस सवाल में कितना दम था, कितनी सच्चाई थी, इसकी पड़ताल के लिए टाइम्स नव भारत की टीम मुस्लिम मोहल्लों में पहुंची। देश के कई राज्यों में मुस्लिम आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है। ये मुसलमान कहां से आ रहे हैं और इनको कैसे बसाया जा रहा है, इसको लेकर देश भर में सवाल उठ रहे हैं। लेकिन शिमला में मस्जिद को लेकर जो विवाद हुआ है उसके बाद एक सवाल यह भी उठा कि क्या शिमला या हिमाचल प्रदेश में बड़ी संख्या में पिछले कुछ सालों में मुस्लिम आबादी बढ़ी है और क्या इनके पास आइडेंटिटी है, क्या पहचान पत्र के साथ ये लोग यहां पर रह रहे हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही शिमला की कॉलोनी में लेकर चलेंगे जहां पर आप देखेंगे कि आइडेंटिटी को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं उसकी सच्चाई क्या है। हम आपको लेकर चलते हैं मस्जिद कॉलोनी में जहां लगभग 150 घर मुसलमानों के। लोग कह रहे हैं कि वो यहाँ 25-25 सालों से रह रहे हैं, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्या ये वाकई सच बोल रहे हैं? अगर सच बोल रहे हैं तो फिर ये सवाल क्यों आ रहा है कि उन इलाकों में अवैध घुसपैठ हो रही है? क्यों कहा जा रहा है कि शिमला घुसपैठ का एंट्री पॉइंट बनता जा रहा है? हमने आइडेंटिटी कार्ड चेक किया, लेकिन इस चेकिंग के दौरान हमें संदेह ही संदेह मिले। ऐसा कैसे हो सकता है कि हमें वही लोग टकराए जिनकी जन्म की तारीख एक समान मिली, और ऐसे एक दो नहीं बल्कि 5-7 लोग थे। मोहम्मद आमिल हैं और ये इनका इलेक्शन कार्ड है, आप देख सकते हैं ये इलेक्शन कार्ड है इनका। और ये देखिए ये पीछे डेट लिखी हुई है। इनकी जन्म तिथि जो है वो 1/1/1991 है जो इन्होंने मुझे दिया है। जरा इसको देखिए। हाँ, ये देखिए शमीम भाई, इनका आधार कार्ड है, इनका डेट ऑफ बर्थ है 1/1/1969। ये इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन इतना भी इत्तेफाक होगा ये संदेह पैदा करता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई एक सेंटर है जहां थोक में आधार कार्ड बन रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कोई गिरोह है जो इन लोगों के आधार कार्ड बना रहा है? कुछ तो गड़बड़ है। आगे देखिए, इस पड़ताल में एक ऐसा शख्स भी मिला जिसने बताया कि वो बंगाल के सिलीगुड़ी से आया है, जिसके पास आधार कार्ड भी है। लेकिन जैसे ही हमने आधार कार्ड देखा तो हम दंग रह गए, क्योंकि हमें वो आधार कार्ड पूरी तरह नकली नजर आया। मेरे पास जरस है। जरस है। अच्छा, दिखा दीजिए एक बार। कि देखिए सवाल ये नहीं है कि कहां से आए हैं लोग और कैसे रह रहे हैं। सवाल ये है कि जो वेरिफिकेशन की बात चल रही है, क्योंकि अभी ये मुद्दा बहुत ज्यादा गरमाया हुआ है, इसको लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है। लोग आके रहते हैं और रह के फिर चले जाते हैं, तो कहां से आते हैं, कैसे रहते हैं, किसके जरिए आते हैं और कौन इन लोगों को रखता है, ये पता नहीं चलता है। देखिए ये देखिए ये जीरोक्स दिखा रहे हैं, इनके आधार कार्ड का जीरोक्स है
और ये मनी इनका नाम है। ये तो नकली आधार कार्ड है। नहीं, ये नकली है। इस पे आप देखेंगे, ये देखिए इनका जो आधार कार्ड है, इस पे आप इनका नाम देख सकते हैं। ईयर ऑफ बर्थ लिखा हुआ है सीधे 1963, और पुरुष आधार कार्ड का नंबर है, लेकिन इसको चेक करना पड़ेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि पूरी डिटेल इसमें नहीं है। नीचे आप देखेंगे तो एक एड्रेस का कॉलम बना हुआ है ना। लोगों का कहना है कि हिमाचल में बीते कुछ समय से मस्जिदों की संख्या में लगातार इजाफा हुआ है। एक आंकड़ा कह रहा है कि कोविड से पहले यहाँ तकरीबन 393 मस्जिद थी, जबकि कोविड के बाद मस्जिदों की संख्या 520 हो गई। यानी 2 साल में तकरीबन 127 मस्जिदें बन गई। अगर ये आंकड़ा सही है तो फिर इतनी नई मस्जिदें क्यों बन रही हैं? मस्जिदें बन रही हैं मतलब मुसलमानों की तादाद भी बढ़ रही है। अब सवाल है, तेजी से बढ़ने वाले मुसलमान यहीं के हैं या फिर बाहर से लाकर बसाए गए हैं? फिर दूसरा सवाल है, इन्हें कौन बसा रहा है? इसका भी सच इसी रिपोर्ट में सामने आएगा। लेकिन पहले जरा इस मोहल्ले में रहने वाले उन लोगों से मिलिए जो हमारी रिपोर्ट को पुख्ता कर रहे हैं। अब ऐसा कहाँ होता है कि इंसान को अपनी जन्म की तारीख ही न पता हो। जन्म तारीख का पता नहीं, लेकिन जिसने आधार कार्ड बनाया उसे इनकी जन्म तारीख जरूर मालूम थी, और वो तारीख थी 1 तारीख। आपका क्या नाम है? जी एमडी रिहान। एमडी रिहान। एमडी रिहान। हाँ जी। एमडी रिहान भाई, आपके पास भी कोई आधार कार्ड है? जी है। जरा दिखाइए। आप देखिए, ये एमडी रिहान है। हाँ जी। आप अपना जन्म तिथि बताइए। जन्म तिथि उसी में है सर। मुझे मेरा डेट ऑफ बर्थ याद होता है, आपको अपना डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है? सर 1/1/1995 होगा शायद। 94 या 95 होगा। कोई बात नहीं, साल में तो आगे पीछे चल जाएगा। लेकिन ये सब लोग, जरा कैमरा खोल के पीछे खोल के दिखाइए। मैं कह रहा हूँ रेहान भाई, मोहम्मद रेहान भाई, ये सब लोग 1 तारीख को ही कैसे पैदा हुए हैं और जनवरी की 1 तारीख को ही पैदा हुए हैं? सबके आधार कार्ड पर ऐसा कैसे है? ये आप लोगों से डेट ऑफ बर्थ पूछ के आपका आधार कार्ड बनाया गया था कि सबका आधार कार्ड थोक के भाव बना दिया गया था? नहीं, हमें नहीं मालूम सर अब कैसे बना था, पर हम उस टाइम थोड़ी वो थे। कब बना था ये आधार कार्ड? यानी बड़ा खेल हो रहा है। अभी और भी हैरान करने वाला सच सामने आएगा, क्योंकि इस मुस्लिम मोहल्ले में हमें ऐसा भी शख्स मिला जिसे ये याद नहीं कि पश्चिम बंगाल से वो आया है या फिर बिहार से आया है। कहाँ पे? वहीं पे बिहार में। आप तो कह रहे हैं कि सर हम बॉर्डर में हैं सर। आपके इस पे लिखा हुआ है किशनगंज। किशनगंज बिहार में, आपने कहा कि बंगाल के जी रहने? बॉर्डर में ही हैं हम। मैं बिहार का रहने वाला हूँ, ठीक है? तो मैं बंगाल का नहीं कह सकता हूँ अपने आप को। ये किशनगंज जो है बिहार में है, तो आप किशनगंज के रहने वाले हैं कि बंगाल के रहने वाले? किशनगंज के हैं। पहले क्लियर हो जाइए। जी किशनगंज के हैं। कब से रह रहे हैं किशनगंज में? किशनगंज में शुरू से ही रह रहे हैं, बचपन से ही। कहाँ किशनगंज में? कहाँ? हल्दा गाँव पड़ता है। हल्दा गांव, जी पल्लावाड़ी पंचायत। पल्लावाड़ी पंचायत। तो वहाँ कौन कौन रहते हैं? हाँ अम्मी पापा सब कोई। अम्मी पापा सब कोई रहते हैं। ये जो पूरा इलाका है वो अवैध कॉलोनी है, यानी यहाँ रहने वाले किसी भी मुसलमान के पास उसका अपना घर नहीं है। यानी ये लोग कहीं से आए हैं और इन्हें यहाँ बसा दिया गया। ये बंदा बता रहा है कि पहले यहाँ 40 से 50 घर होते थे, लेकिन अब इस कॉलोनी में 150 से 200 घर हैं। सामान लेके जा रहे हैं? नहीं, बैग। कितने साल से रह रहे हैं यहाँ तो करीब करीब 30-35 साल हो गया। 30-35 साल से इसी कॉलोनी में रह रहे हैं? जी 91 से। 91 से रह रहे हैं। जी 91 में कितने घर थे इस कॉलोनी में? कम था यहाँ पे। कितना लगभग अंदाजे से? उस टाइम तो धारा सिस्टम था। उस टाइम धारा सिस्टम था। अच्छा, तो घर कितने थे यहाँ? घर तो ऐसे बहुत था ना, पर धारा सिस्टम था, उसमें ऐसे नहीं, मत अंदाजे से 10 घर रहे होंगे, 12 घर रहे होंगे, 20 घर रहे होंगे? नहीं, घर तो ज्यादा था ऐसे। 50? हाँ इतना करीब था। और आज की डेट में कितने हो गए? अब ये अंदाज नहीं होता इतना। 1500 कुछ। जिस कॉलोनी में हम रहते हैं तो उसका अंदाजा थोड़ा सा नहीं इतना वो इसलिए नहीं होता कि मतलब सुबह जाना रात को आना। आज इस पूरे इलाके में भीड़ लगी हुई है। कहां से आए इतने लोग, यही सवाल है। लेकिन बसा कौन रहा है इन्हें, अब जरा वो सुन लीजिए। ये पूरा इलाका, जैसे हमने पहले कहा कि अवैध है और ये जमीन कब्जाई हुई है। किसने कब्जाई है ये जमीन, वो बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि मस्जिद का इलाका है और इस जमीन पर कब्जा वक्फ बोर्ड का है। और ये लोग
वक्फ की जमीन पर रह रहे हैं। किसी ने यहाँ वक्फ से जमीन लीज पर ले रखी है तो कोई वक्फ को किराया दे रहा है। कॉलोनी जो है वो अवैध है। ये या तो वन विभाग की जमीन है या फिर यहाँ की सरकार की जमीन है, यानी कि हिमाचल प्रदेश सरकार की। तो अवैध तरीके से यहाँ पर मकान बनाए गए हैं, ये भी कहा जा रहा है। तो हमें तो वक्फ बोर्ड से हमने जो है ना इसकी अलाटमेंट करा रखी, जो क्वार्टर लिया था ये उसकी जो हमने अलाटमेंट कराई थी इसकी। वक्फ बोर्ड कैसे अलॉटमेंट कर सकता है? ये जो है ना वो उसकी जमीन है, जो भी कुछ है हमने तो वहीं से ऑफिस से जो इसका हमारे पे किराया भी लगता है, इसका टैक्स भी दे रहे हैं और पानी वगैरह बिजली का बिल सारा देते हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ, आपने कहा कि वक्फ बोर्ड से आपने ये जमीन ले रखी है, तो ये जो जमीन है सारी क्या वक्फ बोर्ड की है? हाँ, वक्फ बोर्ड ही बोलते हैं, सारी हमारी है। वक्फ बोर्ड वाले बोलते हैं कि सारी जमीन उनकी है। उनकी आप इनका ये भी वक्फ बोर्ड का है, ये भी वक्फ बोर्ड का है, ये भी वक्फ बोर्ड का, सारा वक्फ बोर्ड का। तो वक्फ बोर्ड तो कल चाहे तो आप लोगों को खाली करवा दे। हाँ, करा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सुना आपने किस तरह से जमात के लिए व्यवस्था कर रखी है। कितने शातिर तरीके से लोगों को मस्जिदों के इर्द गिर्द जमीनों पर कब्जा करके बसाया गया है। लग रहा है जैसे सब कुछ सोची समझी साजिश के तहत जानबूझकर किया जा रहा है। वक्फ की जमीन पर घर और घर किराए पर, किराया 3000 से 5000 रुपए। मकान मालिक का नाम पूछो तो वो पता नहीं। समझ से परे है इस पूरे इलाके का हाल। कोई हमारे रूम मालिक है ना, उसको देता हूँ। रूम मालिक कौन है? वो आंटी है। क्या नाम है? उसका नाम नहीं मालूम है। अरे जिसको किराया देते उसका नाम वो हमारे बड़े भाई देते हैं ना किराया। तो बड़े भाई जो मकान मालिक कौन है? मकान मालिक यहाँ पर रहता है, उसका नाम नहीं मालूम है। नहीं तो हमारे भाई ने, सुधीर भाई के नाम हमारे भाई ना, वो देता है किराया उसको। आपका क्या नाम है? सज्जन कुमार साहब। आप कहाँ रहते हैं? यहाँ जावेद आंटी के मकान में। जावेद आंटी के मकान में आप किराया देते हैं जावेद आंटी को? जी। अच्छा, कितना किराया देते हैं? ये 3000 रूम का और बिजली बिल अलग है। 3000 रूम का किराया। 3000। मैं जिस जगह खड़ा हूं जरा एक बार घुमा के दिखा दीजिए। ये झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी है, आप समझ लीजिए। और ये ऐसी कॉलोनी है जहां पहाड़ से नीचे उतरकर अगर पहाड़ पर पानी बहुत ज्यादा आ गया तो ये कॉलोनी कब बह जाएगी पता भी नहीं चलेगा। रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमान कब कैसे आकर इस देश की नागरिकता हासिल कर ले रहे हैं, ये पुख्ता तौर पर पता ही नहीं चल पा रहा। लेकिन कभी कभार कुछ खुलासे होते हैं, लेकिन बात आई गई हो जाती है। विद्यानाथ झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। तो ग्राउंड से आपने रिपोर्ट हमारे सहयोगी